हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट वॉरियर यूट्यूब चैनल में। तो पहला क्वेश्चन है आज का। भारत में निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। और दूसरा कथन है, निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्ति अनन्य रूप से संसद में निहित है। आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। तो वीडियो को रोक के आप इसका आंसर दीजिएगा। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे आपको। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपको बता दें कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या प्यूनेटिव डिटेंशन है, ये आर्टिकल 22 में इनकी बात की गई है। तो आप याद रखना, आर्टिकल 22 में दो प्रकार की डिटेंशन की बात की गई है। एक को बोलते हैं दंडात्मक प्यूनेटिव, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप याद रखना, ये दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अपराध करने के पहले ही उसे डिटेन कर लिया जाता है, और प्यूनेटिव डिटेंशन में क्या होता है, अपराध के बाद डिटेन करते हैं। ठीक है। तो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 है, उसमें इसकी बात की गई है कि आशंका के आधार पर आपको डिटेन किया जा सकता है। और इसमें यह भी है कि हम अगर चाहें तो 3 महीने तक तो साधारण रूप से उसको हिरासत में डिटेन किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने से अगर अधिक समय के लिए उसको डिटेन करना है तो एक जो उच्च न्यायालय के जस्टिस होते हैं या उनकी योग्यता वाला कोई व्यक्ति हो, तो उसके अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनता है। अगर वो सिफारिश करता है कि उसके डिटेंशन के जो आधार हैं वो वैध हैं, वैलिड हैं, तो उनको अधिक टाइम के लिए भी डिटेंशन किया जा सकता है। तो आप इसमें याद रखना है कि 3 महीने तक तो आप रख सकते हो, है ना। 3 महीने तक आप रख सकते हो, और अगर इससे ज़्यादा डिटेन करके रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, और सलाहकार बोर्ड अगर सिफारिश करता है कि इनको 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्ति अनन्य रूप से संसद में निहित है। तो आपको इसमें याद रखना है कि सिर्फ संसद में नहीं होती है, निवारक निरोध जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और पहला भी गलत है, क्योंकि 6 महीने से अधिक समय के लिए उसको रखा जा सकता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कथन है, यह विधायिका की शक्ति का स्रोत होने के साथ ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध भी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है। तो प्रस्तावना, हम पहले की वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि प्रस्तावना ये फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। और इससे रिलेटेड दो केस भी हुए थे, बेरूवाड़ी मामला और केशवानंद भारती मामला। इन दोनों में अलग अलग निर्णय सुनाए गए थे। बेरूवाड़ी मामले में बताया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है, और जब संविधान का पार्ट नहीं है तो संशोधन भी इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस में इनके निर्णय को बदला गया और बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसी के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और इसमें संशोधन किया गया था। केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, आपको ये याद रखना है, और ये परिवर्तनीय नहीं है। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है कि विधायिका की शक्ति का स्रोत होने के साथ ही, याद रखो यहाँ पे कि शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें संघात्मक, संप्रभुता, समाजवादी, इन सभी की बात की गई है। और दूसरा जो बताया कि विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध भी है, तो ये गलत है। ये शक्ति का स्रोत तो है लेकिन प्रतिबंध की बात नहीं करता है। क्योंकि अब प्रतिबंध क्यों नहीं है? क्योंकि यह परिवर्तनीय नहीं है, और यदि प्रतिबंध नहीं है इसी वजह से हम इसको लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो आपकी ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, और पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो सही आंसर होगा इसका विकल्प ए, केवल एक सही है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के बताइएगा। इसका पहला विकल्प है लोक अदालत में मामला दायर किए जाने पर कोई अदालत शुल्क दे नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसमें से बताना है कि सही नहीं है, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा जो विकल्प है, लोक अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि लोक अदालत में जो भी जजेस होते हैं वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे होते हैं, ठीक है। दोनों पार्टियां जब आपस में समझौता करती हैं, सपोज दैट आप ऐसे समझो, ये दो पार्टी हैं, इनके बीच में विवाद चल रहा है, तो ये आपस में पहले समझौता करेंगे कि हाँ इस मामले को हम लोक अदालत में ले जाएंगे, ठीक है। तो लोक अदालत में 3 लोगों की एक कमेटी, एक बोर्ड होता है, ठीक है। और ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, याद रखो। ये दबाव नहीं डाल सकते कि आप इनको बिल्कुल, मतलब आप दोनों आइए और लोक अदालत में, पहले ये दोनों समझौता करेंगे, दोनों पार्टियां, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है, फिर उसके बाद लोक अदालत में मामला जाता है। और ये इसको एक वैकल्पिक न्यायिक तंत्र भी कहा जाता है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है ये, ठीक है। और तीसरा है लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका केवल सांविधिक सुलहकर्ताओं की होती है और कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल ये भी सही है। और तो फिर आंसर, इसका सही आंसर होगा डी, स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 लाख रुपए तक है। ये गलत है। यहाँ पे जो स्थायी लोक अदालत होते हैं, ये अधिनियम एक बनाया गया था 1987 में, ठीक है। उसके तहत इसका जो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए तक जाता है, याद याद रखना, ठीक है। तो इसका अधिकार क्षेत्र है वो 1 करोड़ रुपए तक होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की तीसरी अनुसूची किसकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है? तो आपसे ये पूछा गया है इसमें कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें किन किन की शपथ की बात की गई है, जो भी संवैधानिक पद हैं उनमें। तो पहला कथन है राष्ट्रपति की, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, और तीसरा है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसमें जो भी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए है उनकी शपथ की बात होती है। राष्ट्रपति के लिए एक अलग से आर्टिकल है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अनुसूची, जो तीसरी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल, उसमें आपको पूरी एक लिस्ट को याद रखना है। तो इसमें पहला जो है संघ के मंत्री आते हैं, याद रखना। संघ के मंत्रियों की जो शपथ होती है वो अनुसूची 3 में इसकी बात की गई है। इसमें राज्य के मंत्री भी शामिल हो जाएंगे, तो याद रखना संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, संसद के सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ भी अनुसूची 3 में बताई गई है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भी शपथ की बात की गई है, तो आप ये भी याद रखना। साथ में इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि इसमें सिर्फ सीएजी की शपथ की बात की गई है, सीएजी की शपथ की, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसकी शपथ की बात की गई है। तो तीसरी अनुसूची में जितनी भी शपथ हैं, जैसे संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा सीएजी की शपथ, इनकी बात की गई है। इसके अलावा जो भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए या तो शपथ का प्रावधान नहीं है या फिर है भी तो वो अलग से बताया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहकारिता शब्द संविधान के निम्नलिखित में से किन भागों में पाया जाता है? पहला स्टेटमेंट है भाग 3, दूसरा भाग 4 और तीसरा स्टेटमेंट है भाग 9B, ठीक है। तो आपको बताना है कि सही संविधान में जो सहकारिता शब्द है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और तीनों। तो भाग 3 में भी सहकारिता शब्द जो है 19 आर्टिकल 19 जो 1C है, इसमें सहकारिता शब्द है कि सहकारी जो सोसाइटी है, संस्थाएं हैं, वो बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसको 97 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और भाग 4 में भी एक आर्टिकल जोड़ा गया था 43B, आपको ये आर्टिकल याद रखना है। इसमें आर्टिकल 43B में बात की गई है कि राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों के गठन के लिए, उनके लोकतांत्रिक निर्णय के लिए, इन सभी के लिए बढ़ावा देगा, कि सहकारी समितियों का प्रमोशन करेगा एक तरफ से, ठीक है। और जो भाग 9 भी है, इसमें कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे और इसके थ्रू भी सहकारी समितियों की बात की गई थी। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि 97 में जो संविधान संशोधन हुआ 2011 में, इसमें 3 आर्टिकल, मतलब 3 तरीके से मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, इसमें भाग जो 3 था इसमें, और डीपीएसपी के भाग 4 में आर्टिकल जो है 43B, इसमें सहकारी समिति की बात की गई थी। और जो भाग 9 है, जिसे 9B बोलते हैं, इसमें कुछ आर्टिकल थे, उस आर्टिकल के थ्रू सहकारी समिति की बात की गई थी।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला न्यायाधीश की क्षेत्राधिकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह सिविल के साथ साथ आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। दूसरा है, उसके पास आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित कोई भी दंड आरोपित करने की शक्ति होती है। तो आपको बताना है कि जिला न्यायाधीश के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपको सही कथन बताना है इसमें से। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन जो सी है 1 और 2 ये सही है। और जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन में आपराधिक मामलों और सिविल मामलों दोनों में ही, याद रखना, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो आजीवन कारावास भी दे सकता है और मृत्यु दंड भी दे सकता है। ठीक है, दोनों दे सकता है, लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है तो ये जो है मामला फिर हाई कोर्ट में जाता ही जाता है निश्चित। ठीक है, तो इसके पास ज्यूरिसडिक्शन में ये दोनों शक्तियां होती हैं। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, तीसरा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसमें पूछा गया है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको कौन कौन सा परिवर्तित करता है। इन अधिनियमों में आपको बताना है कौन से ऐसे अधिनियम हैं जो मूल अधिकारों को आपको फोर्सेबल बनाते हैं। क्लियर? तो पहला ऑप्शन केवल 2 और 3 है, दूसरा ऑप्शन 2, 3, 4 और सी है आपका 1 और 4, डी 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा इसका, 2, 3 और 4। ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955 वाला, ये भी मूल अधिकारों की रक्षा की बात करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये जो है आर्टिकल 21A में जो शिक्षा का अधिकार है उसकी बात करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ये भी जो मौलिक अधिकार होते हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 जो है, ठीक है, उनकी ये बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी? यही पूछा गया है कि आपको बताना है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट था उसमें से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई थी। पहला है संघीय व्यवस्था, दूसरा आपातकालीन प्रावधान, और तीसरा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथा है संघीय लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि संघीय जो व्यवस्था ली गई है वो आर्टिकल मतलब जो 1935 का एक्ट है उससे ली गई थी। तो एक तो ये सही है, दूसरा आपका आपातकालीन प्रावधान ये भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाता कि आपातकालीन परिस्थितियों के समय मूल अधिकारों का निलंबन, तो ये जर्मनी से लिया गया है। हमेशा कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आप इसमें याद रखो कि अगर आपातकाल की बात की जा रही है, आपातकाल शक्तियों की बात की जा रही है, तो ये 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। लेकिन इस समय अगर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो रहा है तो ये वाली जो बात है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ठीक है, तो आपको ये दोनों में याद रखना है। और यूपीपीसीएस में हाल ही में ये क्वेश्चन भी था कि आपातकालीन प्रावधान किससे लिए गए हैं। तो इसमें जो पीसीएस में क्वेश्चन था उसमें 2 आंसर गलत हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आयोग उसमें से किस आंसर को सही बताता है। तो उसमें यही था कि आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं और अपशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया को मैच था उसमें। तो लेकिन जो है उसका आंसर तो वैसे होना चाहिए अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं, वहाँ से नहीं ली गई हैं। तो आपको याद रखना आपातकालीन प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये आपको पता होगा कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग ये भी 1935 से है। तो आपका इसका सही आंसर होगा, और मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट दूसरा भी सही है और चौथा सही है। तो 1, 2, 4 जहाँ पे देखें इसका ऑप्शन जो आंसर सही है ऑप्शन ए 1, 2, 4 इसके सही होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं है? तो पूछा गया है कि जो आर्टिकल 22 में डिटेंशन की बात की जा रही थी उसमें से किसको संरक्षण प्राप्त है और किसको नहीं है। पहला है मित्रवत अन्य देशी, मतलब विदेशी, अगर किसी भी देश का भारत के अलावा जो भी अन्य देश है उसका अगर मित्रवत देश है तो उसके व्यक्ति को, या शत्रु अन्य देशी विदेशी व्यक्ति को। और एक और ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों हम अभी पहले ही क्वेश्चन में बता चुके थे आपको कि आर्टिकल 22 में, जो आर्टिकल 22 है इसमें आपके 2 तरीके से डिटेंशन की बात की गई थी। एक था आपका जिसे बोल रहे थे प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध, और एक था प्रिवेंटिव। इसमें बात की गई है आपके डिटेंशन की। तो जो डिटेंशन है, जो भी मित्रवत देश होते हैं जिनसे हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता है उनके लिए भी आर्टिकल 22 है, याद रखो।
आर्टिकल 22 उनके लिए भी है, लेकिन जो शत्रु देश होते हैं, अगर शत्रु देश का कोई व्यक्ति, तो उसके लिए आर्टिकल ये जो 22 है वो नहीं होता है। क्लियर? तो मतलब जो भी हमारे जिनसे फ्रेंडली रिलेशन है, तो भारत ने अभी तक किसी भी देश को अपना शत्रु देश घोषित नहीं किया गया है। मतलब सभी देशों के जो भी नागरिक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी और डिटेंशन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। अभी ये याद रखना, ठीक है। लेकिन इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, अगर कोई शत्रु देश का व्यक्ति है तो उसके लिए आर्टिकल 22 संरक्षण नहीं करता है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा की अनुशंसा की गई थी? हम पहली वीडियो में भी इनको देख चुके हैं कि फजल अली आयोग ने क्या अनुशंसा दी थी और जेबीबी समिति ने क्या अनुशंसा दी थी, धर आयोग कब बना था, इनका क्रम भी समझ चुके थे। और ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक। मतलब फजल अली आयोग ने ही यह सिफारिश की थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात से मना किया था कि एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात को अस्वीकार किया था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम राज्यों के पुनर्गठन के रूप में भाषा को ले सकते हैं। तो इन्होंने भाषा की बात की थी। लेकिन जेबीबी समिति जो 1948 में बनती है, याद रखो ये दिसंबर 1948 में, और ये 1953 में। तो इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। धर आयोग 1948 में, ये पहले बना था, ठीक है, और ये बाद में। आपका अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका धर आयोग, ये 1948 में, और इसके बाद जेबीबी समिति, ये भी 1948 में बनी थी, लेकिन ये दिसंबर 1948 में, याद रखो। और इनकी जो सिफारिशें आई थी 1949 में, इनकी सिफारिशें वही थी जो धर आयोग की सिफारिश थी। तो याद रखो इन दोनों ने भाषा को अस्वीकार किया था, भाषा को अस्वीकार किया था, ठीक। और फिर जो तीसरा बना फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953 में, इन्होंने भाषा के आधार को स्वीकार किया, याद रखना। लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। तो आप क्रम भी याद रखना, इनका सन याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि ये कब आई थी और कब इनकी सिफारिशें लागू हुई। क्लियर? और हमने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो फजल अली आयोग था ये 3 सदस्यीय था। इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें आपके कुंजरू थे, एम पणिकर थे, और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो आपको ये जो 3 हैं इनके नाम भी याद रखना। फजल अली ये 3 सदस्यीय था, जिसमें पहले तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, दूसरा आपका जो एक थे एम पणिकर, इनका नाम आप याद रखना, और दूसरे जो थे एन कुंजरू। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फजल अली आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो इनकी 1953 में आया, भाषा को राज्य पुनर्गठन के आधार के रूप में माना, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। ये बात याद रखना। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है? पहला स्टेटमेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। दूसरा मौलिक अधिकार, और तीसरा है प्रस्तावना। चौथा मूल कर्तव्य। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। दोस्तों आपको पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक 45 आर्टिकल में शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है, और मौलिक अधिकार जो 21 आर्टिकल 21A है इसमें बात की गई है। तो ये 2 आर्टिकल तो डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रस्तावना में शिक्षा से संबंधित कुछ भी बात नहीं की गई है, तो ये तीसरा नहीं होगा। तो जहाँ भी आपको ऑप्शन में 3 दिख रहा होगा उसको आप काट देंगे, वो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन जो सी है और डी है ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। और आपको पता है कि मूल कर्तव्य जो 11वां मूल कर्तव्य है कि जो भी गार्जियंस हैं उनको मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराना उनका एक ये मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप याद रखो कि फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 जो इसका भाग ए है उसमें इसकी बात की गई है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4 ये सही है। तो आप याद रखो कि सबसे पहले तो मौलिक अधिकार में बात की गई है, फिर डीपीएसपी में बात की गई है, फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है। इनके आर्टिकल भी आपको याद रखना है, किन किन आर्टिकल में इनकी बात की गई है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यथित जो व्यक्ति है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े से आप अलर्ट होकर लगाइएगा,
क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक टर्म जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म होगा और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है आपका। दूसरा कथन है संसद के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। दोस्तों हम पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे कि यदि किसी भी संवैधानिक, याद रखो यहाँ पे आप हाईलाइट करो, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यथित व्यक्ति है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार, मतलब यहाँ पे आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, सारे आर्टिकल की भी बात कर चुके हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों को कोई सीमित करता है या छीनने की कोशिश करता है, तब आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट को इश्यू करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको सारी रिट बताई थी। तो इनसे आपके ये अधिकार संरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है संवैधानिक अधिकार की। संवैधानिक अधिकार में मूल अधिकार तो शामिल हैं ही, इसके अलावा जो अन्य अधिकार हैं जैसे राइट टू प्रॉपर्टी एक आपका संवैधानिक अधिकार है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो आप समझो इस शब्द में यहाँ पे संवैधानिक अधिकार, तो आप दो चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और दूसरा है फंडामेंटल राइट। आपका एक आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये बड़ा गोला हो गया और फंडामेंटल जो राइट है वो छोटे गोले में आप रख सकते हो कि ये आपका CR है, ये आपका FR है। तो जो FR के अगर उल्लंघन हो रहा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, आप तभी आर्टिकल 32 का यूज करते हैं। समझना, सिर्फ आप तभी 32 का यूज कर सकते। लेकिन उसमें आप याद रखना कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये 32 के तहत संरक्षित नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट है, और संसद के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब आपका आर्टिकल 32 जो है इसको संसद अमेंडमेंट इसमें कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो जो आर्टिकल 32 है ये बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट बताया गया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका आधारभूत संरचना का सिद्धांत है, उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती है। आप इसमें समझो, आपके सभी मौलिक अधिकारों को संसद चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन आर्टिकल जो 32 है जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के तहत 5 प्रकार की रिट इशू की जाती हैं, संवैधानिक उपचार जिसे कहा जाता है, उसको संसद संशोधन नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, तो आप इसको बात को याद रखना और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? हम आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है उसमें विधि शब्द को उल्लेखित किया गया है और उसमें कई सारे केस भी हुए। केस शंकरी प्रसाद केस हुआ, गोलकनाथ केस हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ। इन सभी में विधि शब्द को बार बार इनकी व्याख्या को चेंज किया गया है, अलग अलग किया गया है कि इसमें क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट है अध्यादेश, दूसरा है प्रत्यायोजित विधान और तीसरा सरकारी आदेश। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विधि शब्द में शामिल है और नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। तो आर्टिकल 13 में आपकी सारी विधियां संसद के द्वारा और विधानमंडल के द्वारा बनाई गई सारी विधियां इसमें शामिल होती हैं, याद रखना। ठीक है, कोई अध्यादेश हुआ, राष्ट्रपति अध्यादेश अगर जारी करता है, राज्यपाल कोई ऑर्डर जारी करता है, ठीक है, ये आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, ये भी विधि शब्द में शामिल होगी। और तीसरा क्या है, जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, नियम विनियम हैं, ये भी विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसमें ये बात की गई है कि आर्टिकल 13(2) में है कि कोई भी ऐसी विधि या कोई अध्यादेश या कोई ऐसा नियम, सरकारी आदेश जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या सीमित करने का प्रयास करता हो या उसे छीनने की कोशिश करता हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, हम ये आपको ये बता चुके हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 जो है इसके हाई कोर्ट विधि को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो विधि शब्द में अध्यादेश शामिल है, प्रत्यायोजित विधान शामिल है और सरकारी आदेश, ये भी सभी शामिल होते हैं, रूल रेगुलेशन ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, तीनों स्टेटमेंट इसके सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने एक नए पद भारत मंत्री का सृजन किया जिसका भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था। दूसरा, इसने निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करके दैवत शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया। और तीसरा, इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया ताकि फिर से ऐसा विद्रोह ना हो सके या उसके चांसेस कम कर सकें। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ, आपको पता है कि भारत शासन जो अधिनियम 1858 का अधिनियम था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, और ये दोनों थे, मतलब द्वैत शासन चल रहा था। तो सीओडी थे, ये वाणिज्यिक काम देखते थे, और बीओसी जो थे ये पॉलिटिकल फंक्शंस को वर्क करते थे, ये राजनीतिक जो भी क्रियाएं हैं उनको काम देखते थे। तो द्वैत शासन चल रहा था, वाणिज्यिक के लिए अलग और राजनीतिक के लिए अलग। आपको ये भी याद रखना है कि कब इनको बनाया गया था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया, मतलब 1784 से द्वैत शासन शुरू किया गया। ठीक है, और 1858 का जो एक्ट था इनमें दोनों को हटा दिया। आपको याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनका जो द्वैत शासन था इसको खत्म किया गया, और इसकी जगह पे एक भारत सचिव, याद रखो भारत सचिव जो था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर इंडिया जिसे बोला जाता है, ये और इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। आपको ये याद रखना है, 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। अब इसके थ्रू सारे काम होंगे। ठीक है, और इनका सब वेतन वगैरह सब कुछ कहाँ से दिया जाएगा, भारत के राजकोष से दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन किया जिसका भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था, ये सही है। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके द्वैत शासन की व्यवस्था का अंत किया, ये भी सही है। अब इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में, ये आप तीसरा अच्छे से देखना, यहाँ पे वाणिज्यिक निकाय की बात की गई, वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये गलत है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये अपना वाणिज्यिक काम, जो कॉमर्शियल इसके फंक्शन थे, जो व्यापार था वो करते रही। तो इसके जो वाणिज्यिक काम थे, याद रखना, ये उसके चलते रहे। लेकिन राजनीतिक जो काम थे उसको अब किसने, पार्लियामेंट ने अपने अंडर में ले लिया था, या प्रिंस ने अपने अंडर में ले लिया था। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता कि इसने, मतलब इस एक्ट ने राजनीतिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे वाणिज्यिक निकाय की बात की तो 1858 के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भारत में करती रही, वाणिज्यिक गतिविधियां करती रही। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान को जीवांत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है आपका, यह वर्तमान सरकार के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, मतलब जो भी पॉलिटिकल अपनी जो व्यवस्था है इसका इमेजिनेशन को दिखाता है। दूसरा है, यह एक कठोर संविधान है और इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, यह अपने कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनमय है। यहाँ पे सुनमय जो शब्द है इसका मतलब है फ्लेक्सिबल है, याद रखो यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, लचीला है। ठीक है, और तीसरा जो चौथा है, यह सभी नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से क्या सही है, क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आपको ये पता है कि यह वर्तमान सरकार के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, एक तरीके से ये भी सही हो सकता है। लेकिन जो बी है, यह कठोर संविधान है और इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा संविधान कठोर नहीं है। ठीक है, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, तभी तो इतने संशोधन किए गए। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये यूएसए के संविधान में बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि अमेरिका का संविधान एकदम कठोर है, इसमें संशोधन करना आसान नहीं है। ठीक है, तीसरा, यह अपने कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनमय है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आसानी से हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अपने कार्यान्वयन में, मतलब एजुकेशन में पर्याप्त सुनमय है, काफ़ी सरल है, अच्छी तरीके से इसका एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
और यह सभी नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, हमें आर्टिकल 32 के तहत इसकी बिल्कुल गारंटी देता है संरक्षण करने की। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है इसमें। तो ये अपने एजुकेशन में एकदम बिल्कुल सरल है। संविधान हमारा एकदम जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी है, संशोधन भी आराम से हो सकते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता जाता है, समाज का परिदृश्य बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हमें अपने संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन हो सकता है और इसका एजुकेशन सरल है। क्लियर? तो हमारा संविधान सर्वोच्च है, याद रखो। ठीक है, देश में अगर कोई चीज़ सर्वोच्च है तो वो है संविधान। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करंट और स्टैटिक पोर्शन दोनों से जुड़ा हुआ है और हाल ही में इस पे काफ़ी डिबेट में भी रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। तो पहला इसका कथन है, यह अवैध रूप से, याद रखो, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले सभी पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट, यह प्रवासियों को पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के प्रतिकूल दंडात्मक परिणामों से छूट देता है। और ऑप्शन 3 है इसका कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी बनाने का प्रावधान करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो यहाँ पे ये देख लें एक बार जरूर कि इसमें से सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। अक्सर यहाँ पे सही नहीं लिखा जाता है और उस चीज़ पे हम फोकस ही नहीं करते हैं और हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले सभी पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की बात की। ये गलत है, यहाँ पे सभी पड़ोसी देश नहीं है। जो पड़ोसी देश हैं उसमें से पाकिस्तान हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान हुआ और बांग्लादेश हुआ। ये 3 देशों की बात की गई है उसमें, ये याद रखना आप। सभी पड़ोसी देश नहीं है और इसमें भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय की बात की गई है कि इन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि धर्म के आधार पर ये पहली बार है कि नागरिकता का प्रावधान किया गया। संप्रदाय के आधार पर, मतलब इनमें जो मुसलमान हैं, मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया। आपको याद रखना, इनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी के जो भी हिंदू, ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई, इन संप्रदायों को शामिल किया गया है यदि ये किसी देश से आते हैं। ठीक है, इन 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तो बांग्लादेश से, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम 1920 के प्रतिकूल दंडात्मक परिणामों से छूट देता है, बिल्कुल। ठीक है, अगर इनको अब नागरिकता का प्रावधान किया गया तो 1920 का जो प्रतिकूल अधिनियम था उससे इन्हें छूट दी जाएगी। क्लियर? और तीसरा जो है, यह भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी बनाने का, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का प्रावधान करता है। इसमें पहले क्या था कि पहले ऐसा प्रावधान था कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का प्रावधान करता था, लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो नागरिकों की जगह सभी व्यक्तियों को, जो भी भारत में निवास कर रहे हैं, याद रखो, सभी व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का प्रावधान किया गया था। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें सभी व्यक्तियों की बात की गई, जो भी भारत में रह रहे हैं उन सभी के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरआईसी बनाने का प्रावधान है। और सभी पड़ोसी देश नहीं है, इसमें पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। इसमें भी कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये जो संप्रदाय है इनको ही नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एबी डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का तत्व नहीं है? इसमें पूछा गया है कि डाइसी ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें विधि का शासन की बात की गई थी, उसमें कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन भी है और अगर नहीं भी बनता कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे हम देख लेते हैं। विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अन्य आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है, ये तो इसमें शामिल था। डाइसी ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है, ठीक है, तब उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। यदि सिर्फ विधि का उल्लंघन कर रहा है, किसी भी विधि को तोड़ा हो, किसी कानून को उसने तोड़ा हो, तभी उसे दंड दिया जाना चाहिए। मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये तो डाइसी ने बात की थी इसकी। साधारण
न्यायालय के द्वारा प्रशासित देश के साधारण कानून के प्रति सभी नागरिकों की समान अधीनता, बिल्कुल आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और तीसरा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये बात तो की होगी, आप खुद ही समझ सकते हो। तीसरा है राज्य का कोई नाममात्र प्रमुख हो, राष्ट्राध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। अब इसको अच्छे से देखना, राज्य का कोई नाममात्र प्रमुख नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है, ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो ये जो है इसका आंसर सही होना चाहिए, डाइसी ने। और चौथा भी देख लेते हैं, व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता, संविधान व्यक्ति को अधिकारों का परिणाम है। बिल्कुल, हमें व्यक्ति मतलब जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के लिए ही फिर संविधान का निर्माण किया गया है। और संविधान में किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है, यही प्राइमरी फंक्शन भी है, ठीक है, कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। हम ये सब क्वेश्चन मतलब इनका एक्सप्लेनेशन पिछली 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको सिर्फ क्या है, इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी भाषा कॉम्प्लेक्स की गई है, जटिल भाषा का उपयोग किया गया है, और कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, बस भाषा थोड़ी सी जटिल है। तो पहला स्टेटमेंट, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे सभी विधेयकों को विशेष बहुमत से सदन में पारित किया जाता है। और ऑप्शन जो कथन तीसरा है, ऐसे विधेयकों हेतु राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देना अनिवार्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है, ठीक है दोस्तों। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के थ्रू होता है, जिसमें 2 प्रकार से बात की जाती है। एक ऐसे जिसमें ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो आप ये याद रखो, ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और एक दूसरे प्रकार के ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ में ही विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो ऐसे जो होते हैं उसमें संघात्मक लक्षण होते हैं, याद रखो। जो भी यूनियन या फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं, अगर उनमें कोई संशोधन करना है तो हमें ये दूसरा वाला प्रक्रिया को जाएंगे। और यदि संविधान में संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब विशेष बहुमत क्या होता है कि जितनी भी संख्या है संसद की, उसका आधे से अधिक तो हमें चाहिए ही, ठीक है, आधे से अधिक। पहला, इसमें 2 शर्तें होती हैं, एक तो संसद की सदस्य संख्या के आधे से अधिक चाहिए होते हैं, क्लियर, आधे से अधिक। और दूसरा इसमें जो शर्त है कि उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 चाहिए, ठीक है, 2/3 चाहिए उपस्थित और मत देने वालों में, क्लियर, उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 चाहिए। तो ये 2 जब कंडीशन पूरी होंगी तब विशेष बहुमत माना जाएगा, याद रखना, ठीक है। और एक साधारण विधेयक होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, जो भी उपस्थित होते हैं उसमें से आधे से अधिक, ठीक है, जितने भी उपस्थित हुए, सपोज दैट अगर 400 मेंबर हैं, मतलब 400 लोकसभा की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में 400 सांसद उपस्थित हैं, अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक से पारित हो सकता है तो उसमें 200 + 1, ठीक है, 201 अगर वोटिंग मिल गई तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन यदि कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है तो उसके लिए विशेष बहुमत की, तो इसमें यह कहा गया है कि ऐसे सभी विधेयकों को विशेष बहुमत से सदन में पारित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित किया जाता है। और तीसरा, ऐसे विधेयकों हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देना अनिवार्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, तो उस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया था। इसके पहले राष्ट्रपति मना भी कर सकता था, याद रखो, अस्वीकृति दे सकता था, ठीक है, और स्वीकृति भी दे सकता था, ये उसके विवेक के अनुसार था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और इसके द्वारा ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि ऐसे सभी विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक है उन पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है, अनिवार्य होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत सदन में पेश किया जाता है तो उसके पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब इसमें आप याद रखना कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखो ये, ठीक है।
और मनी जो बिल होता है उसमें सिर्फ लोकसभा में ही अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। ठीक, क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य विलंब न्यायालय परियोजना जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह परियोजना विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई है। दूसरा, इस परियोजना का उद्देश्य प्रतिष्ठापन की तिथि से अंतिम निपटान तक मामलों का वास्तविक समय प्रवाह का अध्ययन करना है। देखो, इसमें थोड़ी सी भाषा और जटिल है, आप अच्छे से समझना। इसमें जीरो पेंडेंसी कोर्ट एक प्रोजेक्ट चर्चा में रहा, उसकी बात की जा रही है कि यह परियोजना विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई है। पहला स्टेटमेंट ये है, आपको बताना है किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई थी। दूसरा है कि मतलब जब से ये स्टार्ट किया जाएगा उसकी तिथि से लास्ट तक जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी मामले डिस्प्यूटेड मामले हैं, उनका वास्तविक समय प्रवाह का अध्ययन करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन से सही हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है और जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। अब हम देखते हैं कि ये जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, जीरो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये उसने एक शीर्षक के थ्रू अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, पब्लिश की थी। ठीक है, जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें तो अब पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत ही हो गया कि इसे विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये किसके, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पब्लिश की गई थी जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट। इसमें यह बताया गया था कि जब से कोई केस स्टार्ट होता है और जब तक उसका सेटलमेंट होता है कितना बीच में टाइम लगता है, मतलब रियल टाइम जो लग रहा है वो कितना टाइम है एक केस को सेटलमेंट करने में। भारतीय न्याय व्यवस्था या जुडिशियल सिस्टम कितना समय लेता है, इसमें इसकी स्टडी की गई थी। ठीक है, तो जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसे शुरू किया गया था और ये करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसलिए हालांकि ये एक जो जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी इसमें काफ़ी अच्छी सिफारिशें की गई थी कि हमें टाइम को कम करना चाहिए। किसी भी जो केस है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो पेंडिंग में चले जाते हैं केस। तो ठीक है, तो ऐसे इनोवेटिव होते रहते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में और होने भी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और आप अपना खुद से परीक्षण करना कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और हम जो हमारी पिछली 2 वीडियो हैं उनमें हम सारी लगभग पॉलिटी के जितने भी कंसेप्ट आते हैं बीच में उन सभी पे हम चर्चा करते हैं ताकि आपका एक फुल रिवीजन भी हो सके और क्वेश्चन भी आपसे बन सके। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन किए थे, इसमें जो क्वेश्चन थे उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ थी, बाकी का क्वेश्चन सिंपल हैं और कुछ इसमें करंट अफेयर्स से जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे उसको हमने इंक्लूड किया था इसमें। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल ही है, भाषा टफ है थोड़ी सी। तो आप खुद से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संसदीय विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद के द्वारा सभी विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट विधि को अधिनियमित नहीं किया गया है। दूसरा कथन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन के सत्र के दौरान संसद के सदस्यों की दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति का प्रावधान करता है। सदन के अंदर दिए गए किसी भी, अच्छा ये तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ से आप याद रखना, ये टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है यहाँ पे, ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये तीसरा स्टेटमेंट है। सदन के अंदर दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी बाहरी निकाय द्वारा सदस्यों से पूछताछ नहीं की जा सकती है। समझो, ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और फिर आप इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्लियर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही है। वो हम देखते हैं। संसद के द्वारा सभी विशेष अधिकारों को कोडिफाई करने के लिए, याद रखो यहाँ पे, किसी विशिष्ट विधि को अधिनियमित नहीं किया गया है। मतलब जो विशेष अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 105 के तहत, ठीक है, ये संसदीय विशेष अधिकार की बात कर, और संसदीय विशेष अधिकार सिर्फ सांसदों को नहीं, इनके अलावा जो भी संसद की कार्रवाइयों में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैबिनेट मंत्री, इनको भी मिलते हैं। तो संसदीय सदस्यों को तो मिलते ही है। अनुच्छेद 105 में संसदीय सदस्यों के विशेष अधिकारों की बात की गई है। ये संसदीय विशेष अधिकारों की बात की गई है। ये विशेष अधिकार अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं, ठीक है, याद रखो। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको भी मिलते हैं। जो भी व्यक्ति मीटिंग में या जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये अधिकार मिलते हैं।
ये अधिकार दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार और एक होता है सामूहिक अधिकार। अब वो हम दूसरा मतलब ये जो स्टेटमेंट है पहला, कि इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान तो किए गए और कुछ नियम भी हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो अलग अलग कानून में, अलग अलग नियमों में, विनियमों में विशेष अधिकारों की बात की गई है। इसके लिए कोई स्पेशली एक विधि नहीं है कि एक ही विधि में सभी विशेष अधिकारों को बताया गया हो, ठीक है, और मतलब इसको कोडिफाई नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन के सत्र के दौरान संसद सदस्यों की दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति का प्रावधान करती है, ठीक है। यह भी बिल्कुल सही है कि जब भी अगर सदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके 40 दिन के पहले, याद रखो 40 दिन पहले, ठीक है, ये सपोज दैट ये मीटिंग शुरू होती है अभी से, तो इसके 40 दिन के पहले ये सिर्फ, याद रखो, दीवानी मामलों में इन्हें गिरफ्तारी से मुक्ति का प्रावधान करता है। मतलब अगर कोई ये जो भी सिविल केसेस हैं कि अगर उसके तहत कुछ भी काम करते हैं तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और 40 दिन के बाद भी, याद रखो, मीटिंग के 40 दिन के बाद भी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, वो भी सही है। क्लियर। लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ये याद रखना, आपराधिक मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तारी की जो जानकारी है या डिटेन किया जा सकता है इन्हें, ठीक है, आपराधिक मामलों के लिए, या प्यूनेटिव डिटेंशन इनका किया जा सकता है। लेकिन डिटेंशन के तुरंत बाद अध्यक्ष को, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को ये सूचना देनी पड़ती है। क्लियर। तो जो सिविल केसेस हैं उसमें 40 दिन पहले और सदन की कार्रवाई के 40 दिन के बाद, खत्म होने के 40 दिन के बाद, उन्हें सिविल मामलों में संरक्षण दिया गया है, लेकिन आपराधिक मामलों में संरक्षण की बात नहीं की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, सदन के अंदर दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी बाहरी निकाय के द्वारा सदस्यों से पूछताछ नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल सही है कि सदन के अंदर की जो भी कार्रवाई होगी वो इनका विशेष अधिकार है। क्या बोलते हैं ये आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, ये किस किस पार्टी को वोट डालते हैं, क्या करते हैं, इनसे कोई भी इंक्वायरी नहीं ली जाएगी, कोई भी इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सदन के बाहर। क्लियर। तो इनको ये कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि संसदीय स्वतंत्रता बनी रहे, ठीक है, इनकी जो भी कार्रवाई है वो स्वतंत्र रूप से चल सके। इसलिए कुछ अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेष अधिकारों की बात की गई थी, जो दो प्रकार से थे, सामूहिक विशेष अधिकार और व्यक्तिगत विशेष अधिकार। जो व्यक्तिगत विशेष अधिकार हैं वो हर एक सांसद को हैं, और इनके अलावा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन नरेंद्र मंडल और भारतीय रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के लिए संविधान सभा द्वारा नियुक्त वार्ता समिति के सदस्य थे? आपको बताना है कि एक वार्ता समिति थी, और भारतीय रियासतों के जो अन्य प्रतिनिधि हैं, मतलब जो भी, जैसे जो प्रिंस हैं, उनने एक बोर्ड का गठन किया था, ठीक है, और ये बोर्ड एक भारतीय रियासतों का प्रतिनिधि मंडल था। तो आपको ये बताना है कि इस भारतीय रियासत के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उसमें कौन कौन से सदस्य समिति के सदस्य थे, ठीक है। तो पहला इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सही है, ये ज़्यादा फैक्चुअल है और काफ़ी डीप में ये फैक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तो सही है। 1 2 3 4 और ये चारों लोग इस जो वार्ता समिति थी उसके सदस्य थे, पट्टाभी सीतारमैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये जो समिति थी, इस समिति का जो प्रस्ताव था, एक प्रस्ताव के द्वारा 1946 में ये समिति बनाई गई थी, आप याद रखना, ठीक है। ये समिति बनाई गई थी, इस समिति में ये सब सदस्य शामिल थे। तो आपको उसमें याद ये रखना है कि एक तरफ जो है एक ये समिति है, और दूसरी तरफ जो था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के द्वारा एक वार्ता समिति बनाई गई थी। क्लियर। एक वार्ता समिति बनाई गई थी, और इनके साथ में ही एक भारतीय, प्लस करो यहाँ पे, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व की समिति थी। क्लियर। प्रतिनिधि थे।
और यहाँ पे एक साइड ये थी, तो इनको इनसे वार्तालाप करनी थी, क्लियर। यहाँ पे तो इस समिति में जो सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया। ये शायद क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुका है, एक इसी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है। तो आपको ये याद रखना कि 1946 में ये समिति बनी थी। इसलिए बनी थी ताकि जो भी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के द्वारा बनाई गई एक वार्ता समिति थी, और भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, इनसे बात की जाए कि क्या सब संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, हम किस तरीके से संवैधानिक विकास करें, ठीक है। इनके अलावा इसमें कुछ और भी सदस्य थे, उनके आपको नाम बता रहे हैं, जिसमें शंकर राव देव थे एक, और गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी इस समिति के सदस्य थे, क्लियर। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अधिनियम राज्य सरकारों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में कुटुंब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बताता है। आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो भी आपको ऐसे शब्द मिले, अनिवार्य, ओनली, केवल, तो आपको ये शब्द अंडरलाइन कर लेने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है। सही कथन बताना है आपको कि इसमें से कौन से सही है, ठीक है दोस्तों। ये जो कुटुंब न्यायालय है, इसको अपन फैमिली कोर्ट बोलते हैं, याद रखना। ये क्या है, फैमिली कोर्ट है, ठीक है, फैमिली कोर्ट। तो जो पहला स्टेटमेंट है, यह अधिनियम राज्य सरकारों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में कुटुंब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। तो ये सही है, और इसका आंसर होगा यही ऑप्शन ए, केवल एक स्टेटमेंट से ही है। और हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के सलाह से कौन, राज्य सरकार फैमिली कोर्ट बनाती है, क्लियर। तो ये आप याद रखना, फैमिली कोर्ट स्थापित कौन करता है, राज्य सरकार, लेकिन सलाह लेता है हाई कोर्ट से। अब ऐसे सभी शहर या कस्बे जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख है, जिनकी पॉपुलेशन कितनी, 10 लाख या इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा, उस शहर में या कस्बे में फैमिली कोर्ट बनाना अनिवार्य है, याद रखो, ठीक है। वहाँ पे क्या है, अनिवार्य प्रावधान है ये। फैमिली कोर्ट जो 1984 एक्ट था, उसमें जिस भी शहर में या कस्बे में 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे फैमिली कोर्ट स्थापित करना एक अनिवार्य है। और ये जो करता है हाई कोर्ट की इससे सलाह लेता है, क्लियर। इसमें दोस्तों सिर्फ सिविल, याद रखना, सिविल केसेस की ही सुनवाई होती है। और जैसा आपको बताया था लोक अदालत, इसमें जो दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी ये हुई और ये दूसरी पार्टी हुई, इनके बीच में आपस में जब विवाद होता है तो ये आपस में ये जो केस है ये फैमिली कोर्ट के पास ले जाते हैं, और सिर्फ सिविल केसेस में, याद रखना, ठीक है। आपराधिक मामले में ये केस नहीं जाता है, क्लियर। और इसमें होता क्या है कि आपस में मध्यस्थता कराई जाती है, ठीक है, और जो भी मध्यस्थता करा के आपसी समझौता किया जाता है, और जब आपसी समझौता दोनों पक्षों की सहमति के द्वारा होता है तो इसकी फिर अपील नहीं की जा सकती है, क्लियर। जैसे लोक अदालत के निर्णयों की अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे आपसी समझौते के द्वारा जो भी डिसीजन आया था उसको माना है, तो फिर आगे जाके आप उसकी अपील नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इसी में भी एक निर्णय है, तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है कि कुटुंब न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है, तो ये गलत है, क्लियर। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपसी समझौता के द्वारा निर्णय सुनाया गया है, मध्यस्थता की है, दोनों जब पक्षों ने आपसी समझौता के द्वारा कोई डिसीजन को माना है, तो इसकी फिर आप अपील नहीं कर सकते हो। तो आपको इसमें याद क्या करना है, सबसे पहले तो हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार है या राज्य विधानमंडल फैमिली कोर्ट स्थापित करते हैं। और कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख या इससे ज़्यादा होती है। ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक जुडिशली सिस्टम है वो है, जैसे लोक अदालत, क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राज्यिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंटरस्टेट जो रिलेशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है इंटरस्टेट रिलेशन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक जल विवादों के न्याय निर्णय का उपबंध करता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 263
राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, थोड़ी सी टाइपिंग रह रही है यहाँ पे, अंतर्राज्यीय ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्लियर, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उपबंध करता है। आपको बताना है इसमें से कौन से सही है। तो हम पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 263 का, तो बताया था कि 263 में राष्ट्रपति क्या करता है, एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ने इसी शक्ति का प्रयोग करके 1990 के समय एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाई थी। क्लियर? इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई है आर्टिकल 263 में, ठीक। और 1990 में ये स्थापित की गई थी। राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि इंटरस्टेट काउंसिल बनाने का। अब जब मूल अधिकार था सुप्रीम कोर्ट की हम देख रहे थे, उस समय हमने बताया था कि आर्टिकल 262 के तहत क्या होता है, जब भी जल विवाद, जो भी वाटर डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग से क्या बनाया जाता है, अलग से एक अथॉरिटी बनाई जाती है। क्लियर? क्या बनाया जाता है? अथॉरिटी, जिसे अपन बोलते हैं ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। क्लियर? तो आर्टिकल 262 के थ्रू वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड या जो भी नदी जल विवाद हैं उनसे रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, पहला स्टेटमेंट और दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। याद रखना आपको, ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, अनुच्छेद 263 और अनुच्छेद 262 के बारे में। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान ने असम्मित संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय राज्य के असम्मित संघीय चरित्र को दर्शाते हैं? समझ रहे हो? आपको बताना है कि अनसिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म है आपका, असम्मित संघवाद है, अनसिमेट्रिकल जो भी आपका फेडरलिज्म है उसको आपको बताना है, अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। पहला ऑप्शन, संघ की आपातकालीन शक्तियां, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, स्वायत्त जिलों का निर्माण और अनुच्छेद 371। अब आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 3, जो विकल्प 3 और 4 स्टेटमेंट है ये सही है। अब हम देखें अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है। अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब है ये एक साइड सेंटर हुआ, ठीक है, और ये स्टेट हुए। अब यदि सभी स्टेट बराबर हैं, समझ रहे हो, सभी स्टेट अगर ओरिजेंटली बिल्कुल बराबर हैं तो ये तो कहलाता है सिमेट्रिकल। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल। लेकिन जब किसी एक स्टेट को ज़्यादा राइट दे दिए, कोई विशेष अधिकार दे दिया, तो ये कहलाता है फिर अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। क्लियर? एक होता है कि अधिक शक्तियां देना किसको? केंद्र को। तो अगर वो क्वेश्चन होता तो उसमें हमारा आंसर होता संघ की आपातकालीन शक्तियां और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ये संघ को सशक्त बनाती है, एम्पावरमेंट करती हैं किसका? सेंटर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या है। तो अनसिमेट्रिकल का मतलब है जो ओरिजेंटली हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें क्या किसी विशेष राज्य को कोई विशेष दर्जा दिया गया? तो बिल्कुल, स्वायत्त जिलों का निर्माण जो है, इसमें एक सूची है, अनुसूची 6वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 6th शेड्यूल है, इसमें हमने AIM-TM राज्य को देखा था, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में स्वायत्त जिलों के निर्माण की बात की गई है। क्लियर? और आर्टिकल जो 371 है, आर्टिकल 371 जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है, इसमें भी ये उन राज्यों के राज्यपाल को एक विशेष अधिकार देते हैं कि आप यदि कोई भी विधि है उस विधि को आप वहां पे लागू कराने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, समझ लो। तो ये कुछ विशेष अधिकार हैं जो अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को शो करते हैं, असम्मित संघवाद को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, असम्मित संघवाद थोड़ा सा ये जटिल शब्द हो गया हिंदी में, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है अनसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो उसके कंसेप्ट को अपनाया गया। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये केंद्र को सशक्त बनाता है। ठीक है, जब भी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय सशक्तित संघवाद की अवधारणा को कौन सा विकल्प शो करता है, तब ये दोनों सही होंगे, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल में गलत हो जाएगी। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों के लिए एक अपूर्ण संवेद होने का अधिकार प्रदान करता है। आपको बड़ा जटिल शब्द लग रहा होगा कि अपूर्ण संवेद होने का अधिकार प्रदान करता है, ये क्या है? देखते हैं अभी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का आधार हो सकते हैं? क्लियर? पहला ऑप्शन है आपका सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और शालीनता। समझ रहे हो? सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और शालीनता, मतलब ये बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन की। सिंपल से मतलब इसका संवेद होने का अधिकार प्रदान करता है।
ये समझो, जैसे आपके जो मौलिक अधिकार हैं इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन के आधार पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन के आधार क्या है। क्लियर? आपको जैसे आप एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की गई थी, हमारे मूल अधिकार जो है ये सापेक्ष, निरपेक्ष है नहीं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब है इस पे युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो वही आधार क्या है जिस पे आपको रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, वो पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य, और भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था। दोस्तों आपको पता है कि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और शालीनता, सार्वजनिक व्यवस्था तो सही है कि आप सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन नैतिकता और शालीनता की बात नहीं की गई है, क्योंकि नैतिकता अलग अलग समूह वर्ग के लिए अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके लिए कुछ नैतिकता के प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं, शालीनता भी अलग अलग हो सकती है, तो इसके बात नहीं की गई है, तो इसमें यह गलत हो जाएगा क्योंकि नैतिकता और शालीनता की बात नहीं की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी बात नहीं की गई है, राज्य की सुरक्षा की बात की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला ये गलत हो रहा है। तीसरा है सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात तो की गई, सॉरी व्यवस्था की बात तो की गई, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात नहीं की गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको हमने जब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बता रहे थे, तो उस टाइम पे हमने आपको 19 क्लॉज 1 में आपके मौलिक अधिकार की बात की गई है, और 19 क्लॉज जो दूसरा है इसमें आपके रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है। क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन में हमने आपको ये बताया था कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था, इन तीन के आधार पर क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? ये भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो, अपूर्ण संवेद होने का अधिकार प्रदान करता है, आप इसी में फंस जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी अगर हिंदी की भाषा थोड़ी सी टफ लगे तो इंग्लिश पे जाइएगा। क्वेश्चन पेपर में दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो आप यहाँ पे पूछा गया था रेस्ट्रिक्शन के बेसिस क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आपकी हो जाएगी संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का स्पष्ट उल्लंघन करता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 23 में क्या है, ठीक है, तो अनुच्छेद 23 का स्पष्ट उल्लंघन करता है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार के एक शिक्षक को संबंधित सरकार के द्वारा सामाजिक लेकिन गैर शिक्षण गतिविधियों में संलग्न होने का आदेश दिया जाना। जैसे आपको ये पता होगा, जब भी हमारे यहाँ पे या वोटिंग का प्रोविजन होता है, जब भी मतदान शुरू होते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो जो टीचर होते हैं वही मतगणना का भी काम करते हैं, जो भी चुनाव से संबंधी प्रक्रिया है उसमें भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो राज्य सरकार आदेश देती है, ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है, समझ लो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बी है नेपाल के एक प्रवासी के द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम पर किसी निर्माण स्थल पर कार्य किया जाना। समझो, निर्माण मतलब नेपाल का कोई एक व्यक्ति आया और उसको न्यूनतम मजदूरी जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मजदूरी हम दे रहे हैं और निर्माण कार्य में लगाए हुए। तीसरा, नौकरी के इच्छुक एक पात्र महिला को सरकारी कार्यालय द्वारा रोजगार से इनकार किया जाना। बिल्कुल, क्योंकि जब क्या है, अगर पात्र तो है लेकिन वैकेंसी ही नहीं है तो मना कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ना बढ़ाने का निर्णय, बिल्कुल, जब भी कभी आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं तो कई वर्षों तक जो डियरनेस अलाउंस है वो नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल के एक प्रवासी के द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम पर किसी निर्माण स्थल पर कार्य किया जाना। आपको पता है आर्टिकल जो 23 है, ये आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, शोषण से संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण का प्रावधान करते हैं। क्लियर? ठीक है, और ये एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं अगर इसका उल्लंघन होता है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य है? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का और करंट का ऑप्शन, ये क्वेश्चन डाल दिया है, कोई नहीं, देख लेते हैं हम इसको भी। चर्चा में रहा था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आपको पता होना चाहिए, वैसे करंट से आप परिचित होंगे। तो निर्धनता रेखा के नीचे बीपीएल की श्रेणी से संबंधित
और आय से संबंधित विकलांगता, दुर्बलताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायक उपकरण एवं सहायक जीवन निर्वाह उपकरण उपलब्ध कराना। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो गलती है। वृद्धावस्था के दौरान वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, हम एक बार सभी ऑप्शन देख लेते फिर आंसर लगाते। समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में वृद्धजनों का योगदान समझने के लिए युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान करना। अरे नहीं, ये तो गलत ही है, युवा पीढ़ी को कोई ऐसी बात ही नहीं की गई थी। आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी नहीं की गई थी। तो प्रधानमंत्री वय वंदना जो योजना है वो क्या हो जाएगी, वृद्धावस्था के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम है। क्लियर, आपको एक शब्द यहाँ पे समझना है, आवश्यक परिणाम है मतलब होता ही होता है ऐसा। क्लियर, तो आपको अब देखना है कथन। राज्य में मंत्रिपरिषद की मतलब मंत्रिपरिषद को हटाना, खत्म करना, राज्य की विधानसभा का विघटन करना, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां स्वयं ग्रहण कर सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से सही है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, आवश्यक परिणाम नहीं है। मतलब अगर वो चाहे तो कर सकता है और नहीं भी कर सकता, मतलब उसके विवेक पे निर्भर करता है कि वो विधानसभा का विघटन करे या ना करे। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मंत्री परिषद अपना इस्तीफा दे देती है। क्लियर, मंत्री परिषद हट जाती है या ऐसे भंग कर दिया जाता है। क्लियर, तो ये तो बिल्कुल सही ही है, लेकिन ये हो भी सकता है, मतलब राष्ट्रपति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, उसके विवेक पर निर्भर कर सकता है। ठीक है, तो आवश्यक परिणाम क्या होगा, पहला ही ऑप्शन होगा। और तीसरा है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां स्वयं ग्रहण कर सकता है। क्लियर, ये तो बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट में जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो हाई कोर्ट की शक्तियां निलंबित नहीं की जाती हैं, ना ही राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। आपको पता है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत ये दो आधार हैं, इन दोनों संवैधानिक आधारों का अगर उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। ठीक है, 356 में बताया गया है कि संवैधानिक जो भी प्रावधान है, संवैधानिक आधारों पर यदि शासन पद्धति ना चलाई जा रही हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 365 में बताया गया है कि केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इसमें निर्देशों की बात की गई है, याद रखना। ठीक है, कि निर्देशों का पालन अगर नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। ठीक है, राज्य के द्वारा केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यदि शासन को नहीं चलाया जाता है तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और पहला क्या था 356 में, संवैधानिक आधारों के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि राज्य का शासन पद्धति नहीं चल रही हो तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और वहाँ पे अनिवार्य और आवश्यक परिणाम क्या होते हैं कि जो मंत्री परिषद है, याद रखो मंत्री परिषद का क्या होता है, मंत्री परिषद खत्म हो जाती है। क्लियर, लेकिन जो विधानमंडल है या जो विधानसभा है, विधानमंडल नहीं होगा क्योंकि विधान परिषद आती है, विधान परिषद बनी रहती है। जो विधानसभा है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन इसके पास, समझ रहे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राष्ट्रपति कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्लियर, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें परिसंघ फेडरेशन का उद्देश्य माना जा सकता है। पहला कथन है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा स्टेटमेंट है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। आपको बताना है कि सही इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये फेडरेशन का उद्देश्य है कि नहीं, आपको बताना है। क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। क्लियर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि जो फेडरेशन है इसमें ऐसा नहीं है कि आप देश की एकता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते हो। देश की एकता और सुरक्षा भी अनिवार्य है। जब हम क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देंगे, समायोजित करेंगे डाइवर्सिटी को, तो अपने आप क्या होगा, अलगाव की भावना कम होगी, जिससे देश की एकता की सुरक्षा करना आसान हो जाएगा। और फेडरेशन में यही किया जाता है कि एक साइड केंद्र होता है, ठीक है, मतलब संविधान के द्वारा शक्ति दी जाती है केंद्र को
और राज्यों को शक्ति दी जाती है। मतलब राज्यों को शक्ति केंद्र के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि इसे भी शक्ति ये दे रहा, इसे भी ये शक्ति दे रहा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक तराजू है, इसमें एक साइड आपका केंद्र है, क्लियर, और एक साइड आपका राज्य है। दोनों को शक्ति संविधान से मिल रही है। अब क्या होगा, ये अपनी क्षेत्रीय विविधता बनाए रखेंगे तो अलगाव की भावना कम होगी। समझ रहे हो, अलगाव की भावना कम होगी तो देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता ये बनी रहेगी और इसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है, फेडरेशन में क्षेत्रीय विविधता तो शामिल होती ही है, क्योंकि अलग अलग अपने अपने सांस्कृतिक जो भी पहलू हैं उनको संरक्षित करते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग सांप्रदायिक पहलू होंगे, वो सभी अपने अपने को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अब और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मतंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आपको बताना है कि जो धर्मतंत्र है, ठीक है, उसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। पहला है, यह सरकार का वह रूप है जहां धार्मिक नेता कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राज्य का शासन संचालित करते हैं। यही स्टेटमेंट आपका सही होगा। यह सरकार का ऐसा रूप है जहाँ पे जो धार्मिक, जो भी रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है, वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, जैसे कुरान हुआ, भागवत हुआ, जो भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हुए, वो अपने अपने अ, उनके आधार पर शासन को संचालित करते हैं। क्लियर, तो ये धर्मतंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह सरकार का वह स्वरूप होता है जिसमें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सभी निर्णय को नियंत्रित करते हैं। गलत। यह धनी लोगों द्वारा संचालित सरकार है, ये भी गलत है। राज्य द्वारा, यह जन्म के द्वारा उत्तराधिकार में सिंहासन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा संचालित, ये राजतंत्र होता है। क्लियर, राजतंत्र की बात करते हैं, मोनार्की। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन अगर आपको काफ़ी अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आपके लिए एक हम इकोनॉमिक्स का मैराथन सेशन लाने वाले हैं 2 दिन के बाद। ये हमारा मैराथन सेशन आएगा जिसमें पूरी इकोनॉमी कवर की जाएगी और इकोनॉमी को काफ़ी सरल ढंग से और सरल तरीके से पूरी इकोनॉमिक्स उसमें कवर की जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और आपको अगर हमारी ये क्वेश्चन और हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।